नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते से 5 देशों की यात्रा पर निकल सकते हैं। 2 जुलाई से मोदी की 5 देशों वाली यात्रा शुरू हो सकती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 6 और 7 जुलाई को होने वाला ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स में मोदी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स के बाकी सदस्य देशों का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। ब्राजील के अलावा नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, घाना और नामीबिया का भी दौरा कर सकते हैं। इस बीच खबर आ रही है कि ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे और इसकी वजह भी नरेंद्र मोदी की बढ़ती पॉपुलैरिटी ही है। ब्रिक्स समिट के बाद ब्राजीलियन राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने नरेंद्र मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट किया है और इस बात से शी जिनपिंग बहुत निराश हैं। जिनपिंग को लग रहा है कि मोदी के सामने उन्हें कम तवज्जो मिलेगी, इसलिए ब्रिक्स समिट में जिनपिंग की जगह चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग शामिल हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मोदी का पहला 5 नेशन टूर होगा। नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के तमाम बड़े प्लेयर्स के साथ एंगेज करेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहेंगे इस दौरान, और इसका एक नया सर्वे आज आ गया है। नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से आगे निकल गए हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम कहीं रेस में ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी ही ग्लोबल लीडर नंबर 1 है। क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी घट गई है या बढ़ गई है? क्या नरेंद्र मोदी सत्ता के 12वें साल में कमजोर पड़ गए हैं या मजबूत हो गए हैं? हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी के बारे में एक वर्ल्ड सर्वे आया है। यह सर्वे किसी इंडियन एजेंसी ने नहीं, अमेरिकन एजेंसी ने कराया है। इस नए इंटरनेशनल सर्वे में मोदी के बारे में क्या पता चला है? क्या नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे हो गए हैं या पीछे चले गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी शहबाज शरीफ, व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की, नेतन्याहू से आगे हैं या पीछे हैं? हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पॉज में आने के बाद नरेंद्र सरेंडर वाला एजेंडा चला रही थी, देश में यह माहौल बना रही थी कि अब मोदी का जलवा नहीं रहा, अब मोदी सख्त फैसले नहीं ले सकते। जो कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव चला रही थी कि मोदी ने ट्रंप के एक कॉल पर पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया, आज उस कांग्रेस पार्टी को एक इंटरनेशनल सर्वे ने एक्सपोज कर दिया। नरेंद्र मोदी के नाम के आगे हरे रंग के कॉलम में आप जो नंबर देख रहे हैं वो कोई सामान्य नंबर नहीं है। मोदी ने सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे नहीं छोड़ा है, कई वर्ल्ड लीडर भी मोदी से बहुत पीछे छूट चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर पॉज लगने के 48 दिन बाद जो पहली इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग आई है, उसमें नरेंद्र मोदी 78% की रेटिंग के साथ दुनिया के टॉप वर्ल्ड लीडर बने हुए हैं। हिंदुस्तान से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सिर्फ 32% की अप्रूवल रेटिंग पर अटका हुआ है। इजरायल ईरान युद्ध में सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में सिर्फ 41% की अप्रूवल रेटिंग पर अटके हुए हैं। यानी इस वक्त सिर्फ नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों काफी पीछे चल रहे हैं। मोदी के मुकाबले दुनिया में बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग भी तेजी से घट रही है। और यह तब है जब नरेंद्र मोदी 11 साल से सरकार चला रहे हैं, 12वें साल की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि मोदी के कंपैरिजन में बाकी वर्ल्ड लीडर्स या तो जहां थे वहीं अटके पड़े हैं या फिर घट रहे हैं। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट में मोदी का ग्राफ उस वक्त बढ़ा है, उस वक्त 78% पर जा पहुंचा है जब मई के महीने में ही पाकिस्तान के साथ भारत की 4 दिन वाली एक जंग हुई थी। और उस जंग के बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, ना दुनिया का और ना ही देश का मोदी से भरोसा कम हुआ। देश के भीतर मोदी के सियासी विरोधियों ने सिर्फ भ्रम फैलाया कि मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर का ऐलान कर दिया, मोदी ने सिर्फ ट्रंप का ऑर्डर फॉलो किया।
आज कांग्रेस के फैलाए इस फॉल्स नैरेटिव की पोल अमेरिकी एजेंसी के सर्वे ने पूरी तरह से खोल दिया है। मोदी इस वक्त भी 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के नंबर 1 लीडर बने हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जिस डोनाल्ड ट्रंप के पीछे छिपकर मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक कर रही है, हर रोज एक नया पोस्ट लिखकर मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। कांग्रेस के चहेते वही डोनाल्ड ट्रंप इजरायल ईरान युद्ध के बाद अपनी सबसे खराब अप्रूवल रेटिंग पर जा पहुंचे हैं। सबूत आपके सामने है, यह ट्रंप का न्यू लो है, जबकि नरेंद्र मोदी हर बीतते दिन के साथ एक नए मुकाम पर पहुंचते जा रहे हैं। और यह बात ऑस्ट्रेलिया के लॉवी इंस्टीट्यूट के ग्लोबल पावर्स एंड वर्ल्ड लीडर्स वाले एक सर्वे में भी क्लियर हो गई है। ग्लोबल पावर एंड वर्ल्ड लीडर से लेकर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, हर जगह मोदी के ग्राफ में इजाफा हो गया। लॉवी इंस्टीट्यूट 2025 के पोल में जब लोगों से पूछा गया कि दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में आप अमेरिका पर कितना भरोसा करते हैं, तो इसके जवाब में सिर्फ 36 ने अमेरिका का साथ दिया। जब यही सवाल हिंदुस्तान के संदर्भ में पूछा गया तो 54% लोगों की राय यह थी कि भारत दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करके अपनी भूमिका अदा कर सकता है। दुनिया में जिम्मेदारी के साथ एक्ट करने के मामले में चीन को सिर्फ 20% और रूस को सिर्फ 11% लोगों ने सपोर्ट किया। इससे यह पता चलता है कि ग्लोबल अफेयर्स में एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी अमेरिका, चीन और रूस की तुलना में भारत ज्यादा अच्छे से निभा सकता है। अब लोवी इंस्टीट्यूट 2025 के सर्वे का अगला सवाल और उसका जवाब हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों को शॉक्ड कर देगा, क्योंकि इस सर्वे में कॉन्फिडेंस इन वर्ल्ड लीडर्स वाले सेगमेंट में चौंका देने वाली बातें पता चली। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए वर्ल्ड अफेयर्स में आपको दुनिया के किस नेता पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस यानी भरोसा है। इसके जवाब में 35% ने मोदी पर भरोसा दिखाया, सिर्फ 25% ने ट्रंप पर भरोसा दिखाया। जिनपिंग पर सिर्फ 16% लोगों को कॉन्फिडेंस है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर सिर्फ 8% लोगों को भरोसा है। जो कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात पिछले 48 घंटों से जिस तरह मोदी को ताना मार रही है, मोदी पर सवाल उठाने का बहाना ढूंढ रही है, नरेंद्र सरेंडर वाली स्क्रिप्ट पढ़ रही है, वो कांग्रेस पार्टी आज लॉवी इंस्टीट्यूट के सर्वे का ये पन्ना गौर से पढ़ ले, गौर से देख ले। नरेंद्र मोदी का ग्राफ ही ऊपर है, ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन तीनों का ग्राफ नरेंद्र मोदी के ग्राफ से काफी नीचे है। और नरेंद्र मोदी की इस धमक का असर, मोदी के नाम का खौफ और डर पाकिस्तान जैसे देश पर किस कदर हावी है, आज इसका भी सैंपल मोदी के दुश्मनों को देख लेना चाहिए। पाकिस्तान का पत्रकार हो, पाकिस्तान का नेता हो या पाकिस्तानी पीएम हो या मुनीर हो, सब मोदी का ही नाम ले रहे हैं, मोदी का नाम सुनकर ही थर थर कांप रहे हैं और 24/7 यही रिपीट कर रहे हैं कि मोदी हमला करने वाले हैं। पाकिस्तानी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो जिस बारूद का जिक्र कर रहे हैं, मोदी ने वो बारूद पाकिस्तान के लिए रेडी कर रखा है। और मोदी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और देश का अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा बड़ी वजह है। इसका भी खुलासा एक सर्वे में ही हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 88% लोग नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी पर ट्रस्ट करते हैं। एक दूसरे सर्वे में भारत के 83% लोगों की राय यह थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत मिली है। ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 65% लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, जबकि ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में दुनिया का औसत सिर्फ 37% है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में नेशनल आइडेंटिटी को भी बड़ा पुश दिया है। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक भारत के 73% लोगों का मानना है कि युद्ध जैसे मुश्किल हालात में देश को डिफेंड करना बहुत जरूरी है और यह काम नरेंद्र मोदी ने बखूबी किया है। और कुछ घंटे पहले ही भारत के विदेश मंत्री ने एक बार फिर साफ साफ लहजे में पाकिस्तान को चेताया है कि अगर आतंकी हमले नहीं रुके तो पाकिस्तान पर हमले भी नहीं रुकेंगे। और ये बात अब पाकिस्तानी भी मानकर बैठे हैं। Giving the message that terrorism is not acceptable, कि हमारी नीति है zero tolerance of terrorism,
and if terrorism continues, we reserve the right to defend our people. This was the message that they carried. भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है। भारत अपनी मर्जी चाहता है। भारत चाहता है कि हम जो कहें वो हो, हम जैसे चाहें वैसे हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या राजनाथ सिंह साहब हों या डोवल साहब तो खैर बोलते नहीं हैं, या कोई भी इंडिया का डेलीगेशन दुनिया में जाता है, वो पाकिस्तान का जिक्र जरूर करते हैं। और पाकिस्तान के जिक्र करने का क्या मकसद होता है? पाकिस्तान के जिक्र करने का मकसद ये है कि ये बताया जा सके कि हम कितने जो है वो मुतासर हैं दहशतगर्दी से। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। वो अभी भी भारत पर हमले का प्लान बना रहा है। लश्कर और जैश के आतंकी अभी भी बंद कमरों में बैठ के कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लश्कर के एक ऐसे ही आतंकी का नया वीडियो आया है जिसमें ये ना सिर्फ भारत पर हमले की धमकी दे रहा है, बल्कि जोर जोर से हाफिज सईद चिल्ला रहा है और बार बार मोदी का नाम लेकर कैमरे पर घबरा रहा है, थर थर कांप रहा है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है। अब ये बात क्लियर है। इस्लामाबाद में लश्कर का आतंकी शहबाज सरकार के मंत्री से कैमरे पर आकर मिलता है। कराची में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी मोदी की फोटो लेकर सड़कों पर निकलते हैं, जहर उगलते हैं। पाकिस्तान के हैदराबाद में लश्कर के टेररिस्ट मोदी का वीडियो चलाकर रिपीट मोड में देखते हैं। और इसके बाद शहबाज की सरकार क्या करती है? शहबाज की सरकार में डिप्टी पीएम और पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बिलावल भुट्टो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और जब बिलावल बोलना शुरू करता है तो सिर्फ और सिर्फ शेखी ही बघारता है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यही चिल्लाता है। बिलावल कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान ने एज ले लिया, लेकिन इस झूठ की पोल काफी पहले ही सैटेलाइट इमेजेस से खुल चुकी है। रही बात भारत की, तो भारत इस वक्त क्या क्या कर रहा है, आगे पाकिस्तान के साथ क्या क्या करने वाला है, इसका जवाब सुनाने के लिए आपको किसी हिंदुस्तानी नेता को सुनने की जरूरत नहीं है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान वहां भी कुछ नहीं कर पाया और अब पाकिस्तानी यही बात कैमरे पर आकर बता रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर और बढ़ने वाला है। नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स समिट के लिए जाने वाले हैं। मोदी को वहां स्टेट डिनर दिया जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही इससे उदास हैं कि मोदी को स्टेट डिनर और उन्हें कुछ नहीं, इसलिए जिनपिंग ब्राजील नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तानी इसलिए भी तिल मिला रहे हैं क्योंकि जिनपिंग का कद घट रहा है, मोदी का कद बढ़ रहा है और अभी तो पाकिस्तान की ये तिलमिलाहट और ज्यादा बढ़ेगी। यूपी के इटावा में कल जाति पर बात बहुत बिगड़ जाती। दादरपुर गांव में 2000 से ज्यादा यादव आए। किसी के हाथ में डंडा, किसी की गाड़ी पर सपा का झंडा। इस भीड़ ने पहले अखिलेश के सपोर्ट में नारे लगाए, इसके बाद इस भीड़ को उकसाया गया, यादवों के सम्मान की दुहाई दी गई। ये भीड़ उस गांव की ओर बढ़ गई जहां यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई। इन लोगों के निशाने पर ब्राह्मण परिवारों के 103 घर थे। सोचिए, अगर पुलिस इन लोगों को नहीं रोकती तो कल यूपी के दादरपुर में क्या होता। लेकिन सवाल यह है कि इस भीड़ को किसने उकसाया? इटावा चलो का नारा किसने लगाया? यादवों की सो कॉल्ड अहीर रेजिमेंट का कमांडर कौन है? वो किसके इशारे पर काम कर रहा है? जाति के सेंटिमेंट में उसका क्या कमिटमेंट छिपा है? इस रिपोर्ट में देखिए। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। यूपी में ब्राह्मण बनाम यादव वाली जंग को हवा कौन दे रहा है? यादवों का अपमान हुआ है, इटावा पहुंच जाओ। किसने भड़काया? 26 जून 11 बजे मैं इटावा पहुंच रहा हूं। इटावा में अहीर रेजिमेंट किसने भेजी? दंगा किसने किया? कथावाचक कांड के बाद जाति पर जंग छिड़ गई, जमकर बवाल मचा। यादवों की भीड़ दादरपुर में घुसने की जिद पर अड़ गई।
2000 से ज्यादा की भीड़ ने जमकर गुंडाई की, पुलिस पर पत्थर बरसाए, गाड़ियां तोड़ दी गईं। यूपी में जाति के नाम पर जो बवाल मचा है उसका पोस्टर बॉय है गगन यादव। यादव समाज से आने वाले कथावाचक को धर्म का ठेकेदार समझने वाले एक विशेष वर्ग ने अपमानित किया। 26 जून 11 बजे मैं इटावा पहुंच रहा हूं। गगन यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। इटावा में गगन ने ही यादव समाज की भीड़ जुटाई, अहिर रेजिमेंट की टोली बुलाई, इसलिए गगन यादव पुलिस के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 है। गगन के साथ आरोपी नंबर 2 सौरभ भारद्वाज भी समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड हैं। इटावा में बवाल के बाद समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। अगड़ा पिछड़ा की पॉलिटिकल पिच पर खेल रहे अखिलेश यादव ने घुसपैठिया राजनीति वाली स्क्रिप्ट घुमानी शुरू कर दी है। लेकिन इटावा में बवाल का सच अब यादवों को भी समझ में आ रहा है, ब्राह्मणों को भी समझ में आ रहा है। ये सच क्या है, जान लीजिए। गगन यादव इंडियन रिफॉर्म संस्था का फाउंडर और प्रेसिडेंट है, जो खुद की आइडियोलॉजी समाजवादी लिखता है। यह संस्था सेना के अंदर अहिर रेजिमेंट की मांग करती है। 21 जून को दादरपुर में यादव समाज के 2 कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, जिसके वीडियो 23 जून को वायरल हो गए। वीडियो वायरल होते ही गगन यादव एक्टिव हो गया। 24 जून को गगन यादव ने पहली पोस्ट डाली, जिसमें लिखा गया, संत सिंह यादव के सम्मान में आ रहे हैं हम मैदान में। 24 जून को ही गगन यादव सोशल मीडिया पर बार बार पोस्टर घुमाने लगा, यादवों के अपमान की स्क्रिप्ट लिखने लगा। 25 जून को ही गगन यादव ने इटावा में अगले दिन क्या होगा यह भी बता दिया था। असल बात यह है कि अखिलेश लखनऊ में बैठकर अगड़ा पिछड़ा की जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, गगन यादव उसके आगे की पटकथा लिखने में जुटा था। गगन यादव की तैयारी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े बवाल की थी, लेकिन वो इटावा पहुंच नहीं सका। आगरा में पुलिस ने उसे नजरबंद कर दिया। शायद यहाँ प्रशासन अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं शायद है कि आज इस गांव के अंदर मंजर दूसरा होता, बहुत ही खतरनाक मंजर होता। पता नहीं क्या यहाँ होता, कितने लोग घायल होते, मारे जाते, क्या होता, बहुत ही खतरनाक, मतलब कुल मिला के। लेकिन नजरबंद होने से पहले ही गगन यादव अपना काम पूरा कर चुका था। उसके इशारे पर 26 जून को अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा की भीड़ बकेबर थाने जा पहुंची, नारेबाजी शुरू कर दी। जाति के नाम पर जमा की गई ये रेजिमेंट दादरपुर गांव में घुसने पर अड़ गई, बवाल शुरू कर दिया। गुंडई पर उतरी भीड़ को संभालने में पुलिस को खासा जोर लगाना पड़ा, बंदूक तक निकालकर लहरानी पड़ी। पुलिस ने अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के 19 लोगों को अरेस्ट किया है, कई गाड़ियां जब्त की हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के नेता और पुलिस की एफआईआर में आरोपी नंबर 2 सौरभ यादव की गाड़ी भी शामिल है। गगन यादव के आह्वान पर लोग यहां इटावा के उस गांव में पहुंचे जहां यह पूरा विवाद हुआ। बड़ी संख्या में युवा शामिल थे और पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां मौके से यह गाड़ी जब्त की गई यूपी 75L 9204 और इस गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। इतना ही नहीं, इस इलाके से 35 से 40 किलोमीटर दूर से लोग पहुंचे थे और ज्यादातर युवा बाइकों पर सवार होकर आए थे। उन सब बाइकों को यहां पुलिस ने जब्त किया है। इन बाइकों पर भी उसी तरह के जाति के शब्द लिखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर यादव समाज को इस घटना के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश थी। गगन यादव का आह्वान था BABJ यहां लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है बादशाह अहीर। पोस्टर अहीर रेजिमेंट का भी था। गगन यादव ने आज सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जिन 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें वो नहीं जानता, लेकिन ये वही 19 लोग हैं जो गगन यादव के आह्वान पर यहां प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। योगी का एक्शन शुरू हुआ, पुलिस ने चुन चुन कर दंगाइयों को उठाना शुरू कर दिया तो अखिलेश की लाइन लेंथ चेंज हो गई। अखिलेश ने दंगाइयों से किनारा करना शुरू कर दिया। जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा
वो सब हो जाएगा। अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता। पुलिस की एफआईआर में समाजवादी पार्टी के नेताओं समेत 20 यादवों के नाम जुड़ गए तो अखिलेश की पार्टी ने भी अपनी लाइन चेंज कर दी, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। खुद को युवा बताने वाला, अखिलेश का खास बताने वाला गगन यादव समझ गया कि खेल बिगड़ रहा है, इसलिए 26 जून को उसने खुद ने भी समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। आईआरओ नाम के जिस संगठन को उसने खुद से बनाया है, उस संगठन से भी खुद का कनेक्शन तोड़ने लगा। अखिलेश लखनऊ में बैठकर इटावा के दंगों को प्लांटेड बता रहे हैं। गगन भी अखिलेश से दूरी बना रहा है, लेकिन सच गगन की टाइमलाइन पर चिपका हुआ है। अखिलेश यादव के साथ गगन यादव की कई फोटो है। 3 जून को खुद गगन यादव ने पोस्ट डाला था। इस पोस्ट में गगन यादव ने लिखा है कि उनका संगठन अखिलेश यादव को समर्पित है और वो किसके एजेंट हैं ये समाजवादी पार्टी खुद पता लगा ले, क्योंकि 2027 ज्यादा दिन दूर नहीं है। अखिलेश को लेकर गगन ने कई पोस्ट डाली हैं। ये इटावा कांड से एक दिन पहले यानी 20 जून की पोस्ट है, जिसमें वो किसकी जय जयकार कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सबको पता है। पुलिस की एफआईआर में आरोपी नंबर 2 सौरभ यादव के बारे में जान लीजिए। सौरभ यादव भी खुद को समाजवादी पार्टी का युवा नेता कहता है। खुद की महंगी गाड़ी पर सपा का झंडा लगाकर चलता है। सौरभ यादव के पिता ठेकेदार हैं, वो खुद इंजीनियरिंग कर चुका है। सौरभ यादव का फ्रेंड्स कॉलोनी में आलीशान मकान है। उस मकान की नेम प्लेट तक समाजवादी पार्टी के रंग में रंगी है। इस वक्त हम सौरभ यादव के घर पर पहुंचे हैं। उनके घर पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है नागेंद्र सिंह यादव, राजकीय ठेकेदार हैं, गोरा दयालपुर 121 फ्रेंड्स कॉलोनी। समाजवादी पार्टी का झंडा उनकी गाड़ी पर लगा हुआ था। यहां नेम प्लेट भी उसी झंडे के रंग में है और यहां देखेंगे चंदा भवन, श्रीमती मीना यादव और इंजीनियर सौरभ यादव का नाम है। ये वही सौरभ यादव है जिसकी गाड़ी को पुलिस ने जब्त किया है और इनके घर पर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। ज्यादातर लोग यादव समाज से थे, दो घेराव करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस घेराव से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो एफआईआर में नाम दर्ज हैं उनके घर हम पहुंचे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सौरभ यादव के पिता नागेंद्र सिंह यादव राजकीय ठेकेदार रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कलर में उनके घर पर यह नेम प्लेट लगी हुई है। सौरभ और उसकी टोली ने जाति के नाम पर, अहिर रेजिमेंट के नाम पर, यादवों के सम्मान के नाम पर युवाओं को आगे कर दिया। जोश जोश में युवा भी पुलिस से भिड़ गए और अब जेल की हवा खा रहे हैं। कौन गिरफ्तार किया है? बच्चा को किया गिरफ्तार। कितने साल का है? ये 17 साल का। कहाँ गया था, क्या कह के गया था? हमसे तो ये बोल गया कि मम्मी हम उधर जा रहे हैं मंदिर का ही। रैली के बारे में बताया था? नहीं, ये कुछ नहीं मुझे बताया। ये गगन को जानता था, गगन यादव को? नहीं। गगन ने भीड़ बुलाई। गगन ने ही दादरपुर में खून बहाने जैसे पोस्ट किए। गगन के इशारे पर ही दंगा हुआ, लेकिन गगन का साथ देने के लिए आए लड़के फंस गए। कोई साथ नहीं दे रहा। खुद गगन भी ये बात मान रहा है। गगन को लग रहा था कि भीड़ जुटाकर वो हीरो बन जाएगा। सौरभ को लग रहा था कि यादवों का बड़ा नेता बन जाएगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी। दोनों भूल गए कि योगी के यूपी में गुंडों की फौज का क्या इलाज होता है। अखिलेश और योगी की सरकार में फर्क क्या है? याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था।
इन्हें जो चीज याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। चल पाँच ये देखो नकली पंडित बन के गांव में ब्यास की सीट पे बैठा है, देख ले उसका चेहरा लिया, ये देखा, देखो जी ये तिवारी आए जो मनु के बन के और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। 21 जून को कथावाचकों के साथ बदसलूकी हुई, कथावाचकों ने केस दर्ज करवाया, कथावाचकों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया। योगी की पुलिस अपना काम कर रही थी। जातिवाद का तो मुद्दा बनाया जा रहा है, जातिवाद का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई। जातवाद से हमें क्या लेना देना, कोई भी हो, कोई भी कथावाचक हो, जिसको भाई कथा आती है वो कथा कहने आएगा, हमें सुननी है हम उससे सुनेंगे, नहीं सुननी है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो कथा कह नहीं सकता। तो इसलिए तो जातवाद का मुद्दा यहाँ बनाया गया है, सिर्फ राजनीति हो रही है ब्राह्मणों पर और कोई ही मतलब नहीं है। लेकिन सियासत को इस कांड में वोट का स्कोप नजर आ गया।